हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। तो चलिए फटाफट कंटिन्यू करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। उत्तर प्रदेश लेखपाल की जो भर्ती निकली हुई है उसके लिए हम ग्रामीण परिवेश का जो स्पेशल सेशन चला रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम सेट लगा रहे हैं और लगभग हमने 10 सेट कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा 11 यानी 11वां नंबर का सेट है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपसे आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आपको इसको लगाना है और देखना है, जांचना है कि आपके कितने मार्क्स आते हैं। अभी तक जो 10 हम सेट लगा चुके हैं उन सबका बीच में से कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन लेकर मैंने सबका समाहित बनाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फटाफट शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए तो फटाफट बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फसल चक्र किसे कहते हैं। तो आपको बताना है कि फसल चक्र क्या है। ठीक है, ऑप्शन आप फटाफट पढ़ के और अपने कॉपी में राइट करना। ठीक है, और कमेंट में जवाब देना। लास्ट में आपको देना है कि कितने नंबर्स आए हैं आपके 25 में से। ठीक है, 25 क्वेश्चन का सेट है ये आपका लगभग, और कितने आपके नंबर आते हैं ये आपको चेक करना है। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है फसल चक्र किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर दोस्तों, विभिन्न फसलों की क्रमिक कृषि यानी कि अलग अलग तरह की कृषि जब हम करते हैं एक ही खेत पर। ठीक है, जैसे गेहूं के बाद धान के बाद फिर आलू बो दिया, तो इसको हम कहेंगे फसल चक्र। क्लियर, चलिए आगे बढ़ें। कह रहा है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो एक क्वेश्चन तो क्रांति से संबंध आना ही आना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि नीली क्रांति का संबंध किससे। फसल के उत्पादन से, मत्स्य पालन से, तिलहन से या दलहन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मत्स्य पालन से। क्लियर, क्या हो जाएगा मत्स्य पालन से। ये मत्स्य पालन, ये जो नीली क्रांति आपकी शुरुआत हुई थी दोस्तों, ये हुई थी आपकी 1960 में। कब हुई थी 1960 में, ये याद रखना है आपको। ठीक है, नीली क्रांति का शुरुआत कब हुई थी 1960 के दशक में। क्लियर, चलिए आगे बढ़ें। ओके, आगे कह रहा है कि चकबंदी किसे कहते हैं। तो आपको चार दे रखे हैं ऑप्शंस, उसमें से बताना है आपको कि राइट आंसर क्या होगा। चकबंदी किस को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहते हैं चकबंदी। तो चकों की पैमाइश को, या फिर हड़पे गए भू क्षेत्रों की दुरुस्ती को, या चकों की निगरानी करने को, या फिर भूमि के टुकड़े को विभक्त होने से रोकने ये एवं संचित करने को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी सही है। इसका मतलब ये है, चकबंदी किसे कहते हैं। चकबंदी होता है कि अलग अलग टुकड़े के खेतों को इकट्ठा करना। जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल देके बताया था। इस तरह से ये खेत हैं कुछ, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से कुछ खेत हैं। ये नंबर आप दे देना। ठीक है दोस्तों, तो यदि ए व्यक्ति का खेत, एक तो है पहला, ठीक है ये वाला, एक है आपका ये वाला, एक है ये वाला, तो अलग अलग की जगह पर सरकार ने चकबंदी कानून लेके आए थे। ठीक है दोस्तों, सरकार चकबंदी उत्तर प्रदेश में लेके आए थे 1954 में। कब लेके आए थे, उत्तर प्रदेश में चकबंदी कानून 1954 में लागू किया गया था। उसके तहत, ठीक है, उसके तहत प्रत्येक ज़िले में, उत्तर प्रदेश के हर एक ज़िले में 75 के 75 ज़िलों में एक बार चकबंदी लागू हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे किसी किसान के अलग अलग खेत हैं, ठीक है, अलग अलग फैले हुए हैं, तो उनको क्या कर देते हैं, एक ही सीरीज़ में दे देंगे, 1 2 और 3, इस तरह से एक सीरीज़ में दे देंगे, ताकि उसका जो इसमें क्या होता है, सिंचाई के साधन कंप्लीटली पूरे हो जाते हैं, पानी की कमी नहीं पड़ती है। क्योंकि अब इसको लिए अगर जैसे इसमें खेती करेगा, इसके लिए अलग से चाहिए, इसके लिए अलग से सारे प्रोग्राम करने पड़ेंगे उसे, इसके लिए अलग से सारे सिस्टम करने पड़ेंगे। इसलिए क्या है, एक ही पूरा समय एक ही खेत में दे देते हैं और यहीं पर पूरा कल्टीवेशन और आपका एग्रीकल्चर, क्रॉप, सिंचाई सब कुछ एक बार में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये सुविधा करने के लिए यूपी सरकार ने चकबंदी कानून लाए थे। और कब लाए थे, 1954 में। कब लाए थे दोस्तों, 1954 में। उत्तर प्रदेश में चकबंदी कानून कब आया था, 1954 में। ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही है। क्लियर दोस्तों, और अगर बात कही जाए कि चकबंदी सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई थी, तो सर्वप्रथम 1921 में। कब दोस्तों, 1921 में। 1921 में पंजाब में पहली बार कब शुरू हुई थी दोस्तों, पंजाब में। ठीक है,
पहली बार 1921 में पंजाब से शुरू की गई थी और उत्तर प्रदेश में 1954 में। ठीक है, चकबंदी दो तरह की होती है, एक होती है ऐच्छिक और एक होती है अनिवार्य। ऐच्छिक का मतलब आप अपने इच्छानुसार करवा सकते हैं, और अनिवार्य का मतलब जो एक बार सरकार को चलाना ही चलाना है। ठीक है, प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिले में, राज्य को तो नहीं, अब तो लगभग सभी देश में, पूरे राज्यों में चकबंदी लागू हो चुकी है, लेकिन पहले क्या है, कई कई राज्य नहीं चलाया करते थे। तो जिस तरह से देखो 1921 में शुरुआत हुई, तब उत्तर प्रदेश में 1954 में आई। ठीक है, तो लगभग 28-29 साल का लगभग फ़र्क है इसके अंदर, 31-32 साल का। तो इस तरह से ये चकबंदी अब लागू हो चुकी है उत्तर प्रदेश में 1954 से, और ये दो प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक और अनिवार्य। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा, आई होप एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो लाइक तो बनता ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेड रोट रोग किस पौधे में लगता है। तो बताना है आपको रेड रोट जो रोग होता है आपका किस पौधे में लगता है। तो ये लगता है आपका गन्ना, ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गन्ना। ठीक है, और गन्ना अधिकतर दोस्तों कहाँ पर, तराई वाले क्षेत्रों में, जहाँ पानी की अच्छी सुविधा होती है ना, जहाँ पानी भरपूर मात्रा में होता है, तराई वाले क्षेत्रों में अधिकतर गन्ने की कृषि की जाती है। क्लियर। और रोग की और बात कहें तो गन्ने में और एक स्मट नाम का रोग लगता है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, स्मट, टा, स्मट, स्मट नाम का रोग लगता है। और एक और लगता है, हाँ, पत्ती भारी, पत्ती मारी, पत्ती भारी, ये रोग हैं दोस्तों, एक ये है, एक ये है, और एक आपका रेड रोट है। ये गन्ने के लिए इंपॉर्टेंट तीन रोग ही मेन माने जाते हैं। और गन्ना कहाँ पर, तराई वाले क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश में जहाँ तराई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर, जहाँ पानी की सुविधा अच्छी हो वहाँ पर गन्ने की खेती की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, सबसे ज़्यादा चीनी मिलें भी उत्तर प्रदेश में। निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है। तो आपको बताना है इसमें से खरीफ की फसल कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, खरीफ की फसल जो है आपकी ऑप्शन सी, चावल। चावल जो है आपकी खरीफ की फसल है। चावल के साथ साथ मक्का भी, बाजरा भी, मक्का और बाजरा। ठीक है, मक्का और बाजरा, ये आपकी क्या है, खरीफ की फसल है। और अगर मैं बात करूं खरीफ की फसल की जो समय होती है, समय स्टार्टिंग का समय, तो वो कौन सा होता है दोस्तों, वो होता है आपका जून जुलाई। ठीक है, जून जुलाई में ये शुरू होती है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर के आसपास ये कट जाती हैं, और अक्टूबर नवंबर में ही आपकी रबी की फसल का समय शुरू हो जाता है। क्लियर। तो इसका समय जो है आपका जून जुलाई माना जाता है, जून जुलाई। क्लियर दोस्तों, जून जुलाई। ओके, चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ने पे मिला है कि कंटूर विधि से खेती कहाँ की जाती है। तो कंटूर विधि, अब सबसे पहले कंटूर विधि समझ लीजिए दोस्तों, कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करें, समझने की भी कोशिश करें दोस्तों। इस तरह से हम एक ऊंचे ऊंचे से खेत में ही ऊंचे ऊंचे से एक डाला टाइप का बना लेते हैं। ठीक है, डाला टाइप का ऊंचा ऊंचा, जिसको आप क्या कह सकते हैं, हालांकि मैंने तो कृषि की नहीं, लेकिन मुझे पता है। और इन और ये बीच में जो है खाली जगह होती है, इसमें हम पानी छोड़ देते हैं। इसमें हम क्या छोड़ देते हैं, इनके अंदर हम पानी छोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें पानी होता है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, खेती करते हैं। यहाँ पर उसकी ऊंचाई पर हम उगा देते हैं कृषि, यहाँ करते हैं हम कृषि। ठीक है, इससे क्या होता है, पानी की बर्बादी कम होती है। ठीक है, बर्बादी नहीं हो पाती, और सारा पानी कहाँ, जड़ों तक पहुंच जाता है। तो इस तरह की खेती को, कृषि को हम कहते हैं कंटूर। और ये लगभग कहाँ पर, ये अधिकतर पहाड़ों वाले क्षेत्रों पर। ठीक है, पहाड़ों वाले क्षेत्रों पर ये खेती की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आगे कह रहा है कि भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो सहकारिता यानी कि कोऑपरेटिव मूवमेंट कब शुरू किया गया दोस्तों। ये आपका जो भारत में सहकारिता आंदोलन था, ये 1904 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, 1904 में। कब शुरू किया गया, 1904 में। यदि सहकारिता आंदोलन यानी कि कोऑपरेटिव मूवमेंट के जनक की बात कही जाए, तो जनक जो है आपके एफ निकोलसन। कौन माने जाते हैं दोस्तों, एफ निकोलसन।
एफ निकोलसन। क्लियर दोस्तों, एफ निकोलसन जो हैं आपके कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी कि सहकारिता आंदोलन के जनक जाने जाते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ें। फिर आगे कह रहा है कि किसी क्षेत्र में औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है। यहाँ ध्यान देना दोस्तों, क्या कहा गया है, नहीं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब है इन चार में से तीन का तो प्रयोग होता है, लेकिन इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जिसका हम प्रयोग नहीं करते। तो अगर हमें जलवायु जाननी है, औसत जलवायु, ठीक है, किसी क्षेत्र की, तो वर्षा, बिल्कुल वर्षा पर डिपेंड करता है दोस्तों। अगर किसी क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा हो रही है, किसी में कम होती है, तो हम उसकी जलवायु का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो शुष्क एरिया है या फिर शीतोष्ण एरिया है या फिर वर्षा वाला क्षेत्र है या फिर स्नो वाला क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि बर्फीला क्षेत्र है, तो हम वर्षा से लगा सकते हैं। वायु की गति बिल्कुल डिपेंड करती है, कहीं पर वायु की गति कम होती है, कहीं पर अधिक होती है। ठीक है, जिससे प्रेशर कम बनता है, जिससे प्रेशर ज़्यादा बनता है। जहाँ पर अधिक होगी ज़्यादा बनेगा, जहाँ पर कम होगी कम बनेगा। वर्षा भी उसी पे डिपेंड कर जाती है। क्लियर। तीसरा कहा है वृक्षों की संख्या, तो वृक्षों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, वृक्षों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, मेनली अगर इन चार ऑप्शन को देखा जाए तो इसमें से जो तीसरा आर्द्रता पर बिल्कुल करता है दोस्तों। जहां आर्द्रता कम होगी वहीं पर डिपेंड करती है जलवायु। ठीक है, अधिक आर्द्रता वाला हम कहते हैं कि आज तो बहुत ही उमस भरा दिन है, आज बड़ा ही चिपचिपा भरा हुआ दिन है। इसका मतलब क्या, आर्द्रता उस मौसम में आर्द्रता है या फिर नहीं है। ठीक है, तो रही बात वृक्षों की संख्या, तो वृक्षों की संख्या पर डिपेंड नहीं करता यदि हम एक मेन फैक्टर को लेके चलें। ठीक है, अदरवाइज अगर हम देखें एक पर्यावरण के रूप में देखें तो वृक्षों की संख्या पर डिपेंड कर जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पर मतलब अगर अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तो पर्यावरण स्वच्छ रहता है, प्रदूषण को रोकता है। प्रदूषण को रोकता है तो जो धुआं जो होता है हमारा आसमान में नहीं जाता, उससे बादल साफ होते हैं, साफ होते हैं तो बारिश होने की संभावना अच्छी होती है। ठीक है, तो एक छोटा सा फैक्टर कहीं काम कर सकता है। अदरवाइज अगर हम चार ऑप्शन को लेकर देखें तो इसमें से मेन जो आपका वृक्षों की संख्या पर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर, तो राइट आंसर ऑप्शन सी सही है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि अपर्णा, अपर्णा किस फसल का प्रकार है। ठीक है, आपको बताना है कि अपर्णा जो है आपका किस प्रकार की फसल का प्रकार है, धान की, मटर की, गेहूं की या फिर अरहर की। तो जो अपर्णा है आपका, ठीक है, अपर्णा आपका क्या है दोस्तों, अपर्णा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी एकदम सही है, यानी कि मटर। किसकी दोस्तों, मटर के पौधे की एक क्या है आपकी प्रकार है या किस्म है। ठीक है, किस्म है, प्रकार बोले या किस्म। तो एक दो किस्म और मुझे याद आ रही हैं, जैसे एक है आपकी प्रगति। ठीक है, और मटर में ये आपके कमी पूछ जाते हैं, तो आप ये दो तीन याद, सॉरी प्रगति लिखना है मुझे, प्रगति, और एक और है प्रगति, एक अपर्णा, हाँ एक सपना, सपना डालेंगे तो भूल ही गया था, सॉरी दोस्तों ऐसे ही निकल गया, सपना, पा है ये, पा से पतंग, सपना, सॉरी फ्रेंड्स। चलिए, तो एक आपकी है अपर्णा, एक है आपकी प्रगति और एक है आपकी सपना। ठीक है, ये तीन आप यदि मेन आप किस में याद रख लेंगे, किसके, मटर की, तो आपके लिए इजी रहेगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ें। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने वाली केंद्र सरकार की योजना के रूप में किसे जाना जाता है। ऐसी कौन सी योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो बुनियादी ढांचे होते हैं। ठीक है, हमारी जो योजना चली थी उसमें 6 बुनियादी ढांचे को हमने संकलित किया था, उसमें जोड़ा था। तो वो क्या है, उस जो ग्रामीण क्षेत्र में अगर वो ढांचे अगर अप्लाई किए जाएँ, वो वहाँ पर लागू किए जाएँ, तो हमारे देश की जो बढ़ोतरी होगी, ग्रोथ होगी, वो अच्छी होगी। ठीक है, बढ़ावा देगी हमारे देश में ग्रोथ के लिए, एक अच्छा मापदंड माना जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है किस योजना के तहत। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत निर्माण। ठीक है, भारत निर्माण कार्यक्रम या भारत निर्माण योजना के तहत ग्रामीण में बुनियादी ढांचे। अब वो 6 बुनियादी ढांचे कौन से हैं ये आप देख लीजिए। ठीक है, पहला तो है आपका जल की फैसिलिटी, दूसरा है आपकी बिजली, तीसरा है आपका दूर संचार, दोस्तों राइटिंग पे ना जाएं, मेरी आवाज़ को भी सुनें थोड़ा सा। ठीक है, और आप भी लिख सकते हैं दूर संचार। ठीक है, सड़क,
कितने हो गए, 1 2 3 4, यानी कि जल हो गया आपका, दूरसंचार हो गया, एक आवास था दोस्तों, आवास, आवास, ठीक है, बिजली हो गया, एक था हाँ सिंचाई, ये हो गए आपके 6 कारक, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, आपको ये चार इन इन कारकों में से 4 कारक दे देंगे, ठीक है, यानी कि 4 बुनियादी ढांचे आपको दे देंगे, सॉरी 3 दे देंगे और एक दे देंगे डिफरेंट, और कहेंगे कि जो केंद्र सरकार की जो योजना थी भारत निर्माण में, उसमें से किस पर जोर नहीं दिया गया था, ठीक है, किसको बढ़ावा नहीं दिया गया था ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए। तो आपको 3 ऑप्शन दे देंगे, कोई जल, बिजली, दूरसंचार, ये 3 ऑप्शन दे देंगे। चौथा आपको दे देंगे हॉस्पिटलिटी व्यवस्था, ठीक है। तो आपको सही और गलत इसमें से चुनना होगा, तो आप इसलिए आपको ये 6 के 6 पॉइंट भी करने जरूरी हैं, जल, बिजली, दूरसंचार, सड़क, आवास और सिंचाई। क्लियर दोस्तों, क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है। मैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से आराम से समझा रहा हूँ। और ये जो भारत निर्माण जो आपका योजना थी, ये कब लागू की गई दोस्तों, ये की गई थी आपकी 2005 में, 2005 में, ठीक है। और 2005 में किसकी सरकार थी, यूपीए की सरकार, यूपीए इन द सेंस जो लेफ्ट सरकार है, ठीक है, जो अभी गद्दी पर नहीं बैठी है, ठीक है, सिंहासन पर नहीं बैठी है, यानी कि कांग्रेस की सरकार 2005 में। और उस समय प्रधानमंत्री थे आपके क्या नाम है उनके, मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह, ठीक है दोस्तों, मनमोहन। ओके, चलिए बढ़े फिर आगे, क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या कह रहा है, एक वर्ष में किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल का उपजाना क्या कहलाता है। एक ही वर्ष में, ठीक है दोस्तों, एक ही वर्ष में किसी एक निश्चित भूमि पर फसल का उपजाना हमारा कहलाता है एकल सस्यन। एकल कृषि नहीं कहलाता, एकल सस्यन कहलाता है, ठीक है, एकल सस्यन, ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है, एकल सस्यन। अब ये जो सस्यन व्यवस्था है, ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, जो सस्यन व्यवस्था है ये पूछते हैं कि जो परसेंटेज है सस्यता की, किसकी, शस्यता की, शस्यता उत्तर प्रदेश में कितनी है, ठीक है, शस्यता की परसेंटेज उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो ये है आपकी 150%, ठीक है, 150%, यानी कि 1.5%। एक साल में 1.5 खेती हम करते हैं, ठीक है, 1.5 फसलें उगाते हैं एक साल में। क्लियर हो गया होगा दोस्तों, क्लियर, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, सस्यन, ठीक है, सस्यता अगर उत्तर प्रदेश की पूछें तो कितनी है, 150%, यानी कि 1.5 फसल, एक साल में 1.5 फसल हम उगाते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर बोला जाए कि सबसे ज़्यादा सस्यता किस क्षेत्र में होती है, तो होती है आपकी वेस्टर्न साइड, ठीक है, वेस्टर्न यानी कि पूर्वी, ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में। क्लियर हो गया होगा दोस्तों, क्लियर। चले बढ़े फिर आगे। यदि ये पूछ ले कि सबसे अधिक किस राज्य की साक्षरता प्रतिशत है, तो पंजाब की। किसकी बताएंगे आप, पंजाब की। चले आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि लूनाश्री किस्म है, किसकी है ये लूनाश्री जो किस्म है आपकी, धान की है, गेहूं की है, चना की है या फिर मक्का की है। तो जो लूनाश्री किस्म है ये आपकी धान की है। ऑप्शन ए सही है आपका, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। कुछ मैंने आपको ये किस्म से रिलेटेड पहली वीडियो में करा चुका हूँ, ठीक है। यदि आपने नहीं देखी है तो लोगों पर जाएं, सॉरी चैनल के लोगों पर जाएं, क्लिक करें और वीडियो को देखें, सर्च करें, तो सर्च करने पे आपको मिल जाएंगी किस्में, ठीक है, फसलों की विभिन्न किस्में। तो उसमें मैंने सारी लगभग किस्में करा दी हैं, ठीक है। आलू, मटर, गेहूँ, लौकी वौकी सब की मैंने, आम तक की करा दी मैंने, गेहूँ, चना, मटर, चावल, धान सब की करा दी है। आप वीडियो सब देखना, ठीक है। चलिए तो यहाँ मैं थोड़ी सी आपके लिए हेल्प बना देता हूँ। लूनाश्री किसकी है, धान की, जिस तरह से मैंने बता दी। तो धान की कुछ और जो जानी जाती हैं वो और मैं मेन बता देता हूँ। जैसे कि एक जानी जाती है बाला, क्या जानी जाती है, बाला। फिर होती है एक साकेत नाम से, साकेत के नाम से। एक होती है आपकी पूसा 33, पूसा में भी कौन सी 33, पूसा 33। एक होती है आपकी हाँ गोविंद के नाम से, गोविंद, हरे गोविंद, गोविंद, ठीक है, गोविंद हो गई। एक आपकी हो गई कावेरी, कावेरी हो गई। सूरज भी है आपकी, सूरज है आपकी,
और लूनसरी तो आपके ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। तो ये है आपकी कुछ धान की फसलें, मैंने आपको लिखवा दी। क्लियर, चले आगे बढ़ें फिर। 13, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि ग्राम पंचायत क्या है। तो आपको बताना है कि ग्राम पंचायत क्या है। स्वतः शासन की एक इकाई, एक शासन की एक इकाई है, एक ग्रामीण संस्थान है, ग्राम सभा की एक कड़ी है, या ग्राम विकास की में सहभागिता है। तो जो 13 नंबर का आपका क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए सही है, स्वशासन शासन की एक इकाई है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। और जो पंचायत दिवस है अपना, पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, ये मुझे याद आ गया। तो ये आपका मनाया जाता है 24 अप्रैल को। पंचायत दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? दिवस 24 अप्रैल। क्लियर, 24 अप्रैल को। और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। ओके, चलिए छोटी इकाई मानी जाती है सबसे, शासन की सबसे छोटी इकाई। चलिए, पूसा बेकर। पूसा बेकर एक प्रजाति है, किसकी है दोस्तों? ये जो पूसा बेकर बोला गया है, ये किसकी एक प्रजाति है? मूंग की, मक्का, गेहूं या मसूर की। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि पूसा बेकर, ये आपकी एक गेहूं की, किसकी दोस्तों? एक किस्म है, किसकी? गेहूं की। ऑप्शन सी इसका सही है। किसकी किस्म है दोस्तों? गेहूं की। और कुछ गेहूं की भी एक और होती है, जैसे सोनारा 64, एम एच 40-77, नहीं 40-10। मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, ठीक है। पहला है सोनारा 64, एक है आपकी MH 40-10 वाली, 40-10 वाली, हाँ MH 40-10, और एक होती है आपकी बस्ती के नाम से, बस्ती के नाम से होती है एक आपकी होती है मालविका। बस मुझे ये लगभग 3-4 ही याद हैं दोस्तों, ठीक है, मालविका। और यदि आपकी तो ये तो आपको पता है कि गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। यदि हेक्टेयर की बात की जाए तो हेक्टेयर में आपका पंजाब है, प्रति हेक्टेयर की बात की जाए तो पंजाब है। यदि संपूर्ण गेहूं के उत्पादन में कहा जाए तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। यदि उत्तर प्रदेश में स्पेशल पूछा जाए कि किस ज़िले में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है, तो ये होता है आपका गोरखपुर। कहाँ होता है दोस्तों? गोरखपुर, याद रहेगा। कहाँ होता है दोस्तों? गोरखपुर। ओके, क्लियर। चलिए बढ़ें फिर आगे। आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन करा रहा हूँ, यानी कि 25 चौके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ये ध्यान रख लीजिए। अगर आपने ये वीडियो अगर मिस करी है तो फिर समझ लीजिए आपका नुकसान है बहुत सारा, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहें, वीडियो के साथ बने रहें। अच्छी लगे तो लाइक करते रहें दोस्तों। यदि कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधार सकूं। यदि आप कमी नहीं बताएंगे तो मैं तो ऐसे ही चलता रहूँगा ना, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या आगे बदलाव करना है, ठीक है। तो यदि आप कमेंट में बता देंगे, ठीक है, प्यार से अगर आप बोल देंगे कि सर ये दिक्कत है, या फिर ये थोड़ा सा ऐसा ऐसे है, वैसे करो या वैसा करो, तो मैं आप सुधारूँगा, उसमें सुधार लाऊँगा। आपके लिए ही तो मैंने ये शुरू किया है, ठीक है। चले, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? भारत में जीवाश्म खेती की शुरुआत कब हुई? जीवाश्म खेती यानी इसको कहते हैं हम फॉसिल, ठीक है, बैक्टीरिया नहीं दोस्तों, बैक्टीरियल नहीं, फॉसिल। ऑर्गेनिक जिसको कहें, ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक खेती। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15? ऑर्गेनिक खेती के लिए कब शुरुआत की? इसकी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अक्टूबर 2004 में। कब? अक्टूबर 2004 में। और 2004 में दोस्तों किसकी सरकार? 2004 में बीजेपी की सरकार गिर गई थी, और 2004 में कांग्रेस की सरकार आई थी, ठीक है दोस्तों। और जो प्रधानमंत्री हमारे बने थे वो बने थे हमारे मनमोहन सिंह, ठीक है, सरदार मनमोहन सिंह। क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है, ऑर्गेनिक खेती। और इससे रिलेटेड एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। 2016 में प्रथम जैविक राज्य यानी कि ऑर्गेनिक खेती के, अगर खेती के रूप में कहा जाए जैविक राज्य, किसको घोषित किया गया था? ये घोषित किया गया आपका सिक्किम को। किसको दोस्तों? सिक्किम को। सिक्किम में जितनी भी अब खेती होती है वो आपकी ऑर्गेनिक खेती होती है, ठीक है, ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करके ऑर्गेनिक खेती करते हैं। तो इसको क्या हो गया? ऑर्गेनिक राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया, ये प्रथम राज्य हो गया। क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों 16 के पास बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है दोस्तों। चलिए बड़े, कह रहा है कि भूमिका
की पैमाइश नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है? भूमि की जो पैमाइश करनी होती है उसका माप तौल लेना पड़ता है, ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट की कार्रवाई करनी होती है, ठीक है, उसकी जांच पड़ताल करनी होती है, और वो जुटा समस्या या फिर कोई नई तकनीक अगर जुटानी होती है तो उसके लिए कौन सा विभाग होता है आपको बताना है, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग। तो भूमि की पैमाइश की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हो गया? शिक्षा विभाग तो हो नहीं सकता, चिकित्सा विभाग भी नहीं हो सकता। आपका बचा कौन सा? एक राजस्व विभाग बचा है, एक भू प्रबंध विभाग बचा है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो राजस्व विभाग या लेखपाल विभाग, लेखा विभाग, ये आपका ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन सी। 16 का क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी। क्लियर? चले आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा था? खेती और भूमि तो किसान की यदि है, ठीक है, जैसे मेरी खेती है, मेरे नाम पर है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार क्या होती है, ये जो टैक्स वसूलना होता है, ये राज्य सरकार की सूची होती है, ठीक है, इसमें केंद्र का कोई योगदान नहीं होता। राज्य चाहे तो ये टैक्स वसूल सकती है, नहीं चाहे तो नहीं वसूल सकती। लगभग अब ये टैक्स का लेना जो है ये ख़त्म हो चुका है लगभग, ठीक है, कहीं अब ये ज़्यादातर दिखता नहीं है। तो पहले चलता था ये, तो वही बताना है आपको कि क्या कहा जा रहा है कि टैक्स के रूप में हम क्या पहले नाम बोला करते थे, उसको हम लगान बोलते थे। क्या बोलते थे दोस्तों? लगान हमको चुकाना पड़ेगा। ओके, क्या बोलते थे दोस्तों? लगान बोलते थे, और ये राज्य सूची का एक विषय माना जाता है। क्लियर? चले, तो यानी कि किसानों से लगान लेना ये कौन सा विषय माना जाता है? केंद्र का, राज्य का, या फिर समवर्ती सूची का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? राज्य सूची का। क्लियर? चले बढ़ें फिर। देखिए, मैं हर एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल भी मिस ना करें दोस्तों। 18वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है? आई थिंक इसका जवाब सभी दे देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था पहले, अब ये इजी हो चुका है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। ठीक है, धान का कटोरा किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़। यदि सबसे अधिक धान कहाँ मतलब उगाई जाती है या उत्पादन होता है, तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा वेस्ट बंगाल। क्या जाएगा दोस्तों? सबसे अधिक किस राज्य में धान का उत्पादन होता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, ओवरऑल छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक, यानी कि खरीफ में भी रबी में भी बो देते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा दोस्तों कि इसलिए उसको धान का कटोरा कहते हैं। ठीक है, मतलब बोते ही रहते हैं उसमें, और ज़्यादा उपभोग करता है वो। ठीक है, छत्तीसगढ़ ज़्यादा उपभोग करता है। तो क्या कह रहा है कि धान का कटोरा छत्तीसगढ़ हो गया, और सबसे अधिक कहाँ पर दोस्तों? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, यदि विश्व स्तर पर कहा जाए तो विश्व स्तर पर पहला स्थान जो फर्स्ट स्थान धान का आता है, ठीक है, स्थान, तो वो किसका आता है? वो आता है आपका चीन का। किसका आता है दोस्तों? चीन का। और सेकंड पोजीशन पे है अपना भारत महान। सेकंड पोजीशन पे कौन है दोस्तों? भारत। क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़े फिर आगे। देखिए फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि धरातल पर मापी गई 36 दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने को की कला को क्या कहते हैं? ठीक है, यदि धरातल पे हम कोई मेजरमेंट ले रहे हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ले रहे हो, या एंगल की या डिस्टेंस की ले रहे हो, या एंगल नापना हो, या हाइट्स नापनी हो, ठीक है, गहराई नापनी हो, तो उसके लिए हम कौन सी पद्धति का या कौन सी कला का हम इस्तेमाल करते हैं वो बताना। मानचित्र कला का, सर्वेक्षण कला का, मानचित्रण का, या फिर धरातल प्रदर्शन कला का। तो 19 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है दोस्तों, मानचित्र कला का। क्लियर? ऑप्शन ए सही है आपका, मानचित्र कला का। चलिए आगे बढ़ें फिर। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये आपको देखना है, फटाफट जवाब देना है। कह रहा है कि जमाबंदी तैयार की जाती है कितनी प्रतियों में? ठीक है, कितनी प्रतिलिपियों में की जाती है? 8 में, 4 में, 2 में या 6 में? ठीक है, ये प्रतिलिपि किस लिए की जाती है, ये थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें दोस्तों। ठीक है, ये थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। तो देखिए, प्रतिलिपियाँ इसलिए बनाई जाती है, जैसे अगर मेरे पास अगर एक ही प्रतिलिपि हो, ठीक है, एक ही प्रतिलिपि हो मेरे पास, और मेरे कागज़ वो चोरी हो जाए मेरे खेत के, ठीक है, और किसी और को मिल जाए वो खेत, तो वो क्या कर जाए, वो दावा बोल दे कि ये तो मेरे खेत हैं, ये मेरे पास इसके ओरिजिनल कागज़ हैं, डॉक्यूमेंट है। तो इसी के एवज में एक प्रतिलिपि होती है हमारे तहसील में एक जमा होती है, जिसको देखकर माप करके देखा जाता है कि हाँ, अरे नहीं, ये तो गलत है और ये ऐसा है और वैसा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही है। 2 प्रतिलिपि, एक होती है ज़मीन के मालिक के पास और एक होती है तहसील में जमा। तो कितनी प्रतिलिपियाँ होती हैं? 2 प्रतियाँ होती हैं। ठीक है, जमाबंदी तैयार की जाती है जब। क्लियर? जब जमाबंदी तैयार की जाती है। ओके, चले बढ़े फिर आगे। क्लियर हो गया होगा 20 का? ठीक है दोस्तों,
ठीक है। इसको हम जमाबंदी को क्या बोल सकते हैं, खतौनी भी बोल सकते हैं। तो दो तरह की खतौनी तैयार होती हैं, ठीक है। एक तहसील में होती है खतौनी और एक होती है भूमिहार के पास, ठीक है, जिसकी भूमि है। चलिए आगे बढ़ें फिर। देखें, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी? खाद्यान्न फसल पूछा है भारत की, ठीक है। इनमें से कौन सा है? इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ज्वार हम नहीं खाते हैं, मटर हम इतना इस्तेमाल नहीं, आलू भी नहीं करते, हम करते हैं चावल का। खाने में खाद्यान्न भारत की पूछी। उत्तर प्रदेश के चक्कर में मत पड़ जाना, आप आलू लगा दें, ठीक है। उत्तर प्रदेश के चक्कर में यदि ऑप्शन में यहाँ ज्वार की जगह गेहूँ दिया होता फिर तो आप गेहूँ लगा देते, मुझे पक्का यकीन था। आप क्या लगा देते? गेहूँ लगा देते। क्यों? क्योंकि आप इतने क्वेश्चन पीछे पड़ चुके हैं तो आपको ये भारत में उत्तर प्रदेश में कन्फ्यूज हो जाती और फटाफट आप लगा देते गेहूँ, ठीक है। लेकिन क्या कहा गया, भारत में, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है आपकी चावल। चावल का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है। गेहूँ तो हम खाने के लिए उपयोग कर लेते हैं और बेच भी देते हैं, लेकिन चावल का अधिकतम हम उपभोग यानी कि जीवन के लिए करते हैं। तो ये हमारी खाद्यान्न फसल हो गई। ऑप्शन ए इसका सही है। क्लियर? चले बढ़ें फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है किस में पाया जाता है, ये आपको बताना है। अरहर में, सोयाबीन में, गेहूं में, उड़द में। उड़द लिखा हुआ दोस्तों, उड़द होगा यहाँ पर, उड़द, ठीक कर ले, ठीक है। उड़द दाल जो होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही है दोस्तों, सोयाबीन में। सोयाबीन में और कितना होता है, लगभग 45%, 42, कहीं कहीं 42 दे रखा है, कहीं कहीं 44-5 भी दे रखा है। तो आप ऐसे ले लें स्लैश में करके 40 से लेकर 45, ठीक है। इस तरह से ले लेंगे तो इजी हो जाएगा आपको, ठीक है। 40 से लेकर 45। क्लियर दोस्तों? चलिए, तो सबसे अधिक किस में होता है, सोयाबीन में। आपका 22 क्वेश्चन आपका सही हो गया। यदि सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन के उत्पादन में एमपी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्या माना जाता है? मध्य प्रदेश आपका सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यदि उत्तर प्रदेश में बात करें सोयाबीन तो कम मात्रा में ही उगता है, लेकिन अगर स्पेशली क्षेत्र की बात करें तो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध है। सोयाबीन के उत्पादन के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध है। कौन सा दोस्तों? बुंदेलखंड क्षेत्र, ठीक है। यहाँ लिख दूँ मैं, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड क्षेत्र। क्लियर? चले बढ़े फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 23 के पास कह रहा है कि पूसा गोल्ड किस्म, पूसा गोल्ड किस्म किसकी है? धान की है, सरसों की है, गेहूं की है या फिर अरहर की है? तो आपका 23 जो आपका कह रहा है कि पूसा गोल्ड किस्म किसकी है, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी सही है, सरसों की। सरसों की है। और सरसों, ये सरसों जो है आपकी तिलहन में गिनी जाती है दोस्तों, तिलहन में गिनी जाती है। जो तिलहन की जो खाद्यान्न वाली चीज़ें होती हैं, तिलहन वाली, ठीक है, खाद्यान्न में नहीं गिनी जाती है। तिलहन की, जैसे आपने क्रांति पढ़ी होगी, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से संबंधित है, ठीक है, तिलहन से। तो तिलहन में सरसों आता है आपका, ठीक है, सरसों आता है आपका, मूंगफली आता है आपका, और सोयाबीन आता है आपका, ठीक है। तो ये जो तिलहन वाली फसलें हैं उसके अंदर ये काउंट की जाती है सरसों, ठीक है। और पूसा गोल्ड की जो किस्म है आपकी किसकी है? सरसों की है। क्लियर हो गया होगा? क्लियर? चलें तो बढ़े फिर आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। देखिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में, ये 24 है दोस्तों, पेन ले लूँ मैं एक बार। 24, उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया कि जैसे जो भी लेन देन हो रहा है सरकार द्वारा, सरकार के बीच में, जनता के द्वारा, और या फिर जनता या सरकार के बीच मध्य में जो भी लेन देन हो रहा है, या कोई भी पैसे का अनुदान का या फिर लेन देन हो रहा है, उसकी पारदर्शिता यानी कि वो एकदम सही, सटीक या अच्छी जगह पे इस्तेमाल हो, उसका व्यर्थ ना जाए कहीं भी कोई चीज़। तो उसके लिए सरकार ने एक वेबसाइट चालू की थी। तो वो किस नाम से शुरू की गई थी वो आपको बतानी है। अर्थशास्त्र के नाम से, कोशवाणी के नाम से, सृष्टि के नाम से, या फिर NIC के नाम से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही है दोस्तों, कोशवाणी के नाम से, जो इसकी जाँच करता था, जो ये पारदर्शिता। यदि आप कोशवाणी की वेबसाइट पर जाकर सर्च करेंगे कि किसान कल्याण में कितना धन जो है घोषित किया गया था और कितना इस्तेमाल हुआ है, तो ये पूरी की पूरा जो आपका डाटा है सारा का सारा आपके सामने ला देगा, कि एक एक पाई का हिसाब आपके सामने दे देगा। तो इस चीज़ की पारदर्शिता लाने के लिए कोशवाणी एक जो है व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था आपके सामने लाई गई थी। क्लियर? सरकारी लेन देन के लिए। ओके, चले आगे बढ़ें फिर। 25 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल संयंत्र कहाँ पर है? तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख रेल संयंत्र है वो आपका कहाँ पर है दोस्तों? मुगलसराय में, ठीक है। यदि यहाँ पर वाराणसी दिया होता तो आपका वाराणसी हो जाता, वाराणसी,
ठीक है, यदि वाराणसी दिया होता तो वाराणसी हो जाता, नहीं तो इसका राइट आंसर मुगल सराय होगा। क्लियर। चलिए आपके 25 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। आपको कमेंट में टाइप करके बताना है कितने आपके मार्क्स बने हैं, ठीक है, और रियल मार्क्स बताना दोस्तों, चाहे आपके 25 में से 3 आए हों और चाहे आपके 13 आए हों, ठीक है, उससे मतलब नहीं, चाहे आपके 25 में से 25 आए, आपको एकदम राइट कमेंट करके बताना है, और ताकि आप अपनी तैयारी को जान सकें रियल में कि आपकी तैयारी हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसे आगे हम और अच्छी तरह से मेहनत कर सकें। क्लियर। चलिए तो फिर मिलें आपसे नेक्स्ट वीडियो में।